इस वीडियो में नेपाल देश के एक रहस्यमयी भगवान की बात करेंगे जो बहुत पुरानी और काफ़ी ज़्यादा मान्यता यानी स्पिरिचुअलनेस रखने वाली एक ऐसी गॉडेस है जो अभी भी जिंदा है। अ लिविंग वर्जिन गॉडेस ऑफ नेपाल। नेपाल के ट्रेडिशन में तो बहुत फेमस है, बट जिन्हें नहीं पता वो वीडियो ज़रूर देखना आगे तक। आज की वीडियो की एक शुरुआत जो है वो थोड़ी अलग तरीके की हो, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो एक नेपाल की जीती जागती गॉडेस के ऊपर है। जी हाँ, देवी, नेपाल की देवी जिसे कुमारी कहा जाता है। अब कुमारी उन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुमारी यानी वर्जिन, शुद्ध, प्योर। अब मैं ऐसे तो नेपाल ट्रेडिशन से माफ़ी मांगता हूँ एंड सभी से माफ़ी मांगता हूँ जो उन देवी की पूजा करते हैं या फिर जो लोग वो स्पिरिचुअलिटी दिखाते हैं, वर्शिप करते हैं उनको। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, आई एम सॉरी फॉर माई सेंटेंसेस। सबसे पहले तो मैं क्षमा याचना चाहता हूँ आप लोगों से, बट मैं अपने व्यूअर्स को, अपने ऑडियंस को ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सो भगवान मुझे माफ़ करे एंड माँ देवी की कृपा बनी रहे। कोई गलती हुई हो तो कमेंट्स में मुझे प्लीज़ आप करेक्ट कर देना एंड कृपा बनाए रखो भाई, ठीक है। तो क्या आपने कभी एक लिविंग गॉडेस के बारे में सुना है? जी हाँ, नेपाल की एक लिविंग गॉडेस जो सेलेक्ट की जाती है अलग अलग प्रोसीजर्स के थ्रू। उनके काफ़ी सारे प्रोसीजर्स होते हैं, उनके काफ़ी सारे टेस्ट्स होते हैं, अग्नि परीक्षाएं होती हैं। अग्नि परीक्षा टाइप उनके एग्ज़ाम्स होते हैं। एग्ज़ाम्स यानी हमारी तरह किसी नोटबुक पेपर पे लिखे हुए एग्ज़ाम्स नहीं। उनके एग्ज़ाम्स काफ़ी अलग तरीके होते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम ये जानते हैं कि कौन है नेपाल की जीती जागती भगवान देवी। हम बात कर रहे हैं कुमारी की, नेपाल की देवी की, जो 3 से 5 साल की उम्र की एक बच्ची होती है, जो हर 8 से 10 साल में रिप्लेस करी जाती है जब उसके फर्स्ट पीरियड्स होते हैं, यानी जब वो इम्प्योर हो जाती है। विजुअली तो ऐसे गवर्नमेंट उनको पढ़ाई लिखाई करने देती नहीं एंड आज के टाइम पे उनके कुछ ट्रेडिशंस चेंज हो गए, उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन सारे चेंज हो चुके हैं। सो इस वीडियो में हमें वो सारी चीज़ें पता चलेंगी कि कौन है नेपाल की लिविंग गॉडेस, जीती जागती देवी जिसकी लोग वर्शिप करते हैं, और क्या प्रोसेस है उनको सेलेक्ट करने की, एंड ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई, मतलब ये प्रथा, ये ट्रेडिशन आया कहाँ से। तो काफ़ी समय पहले नेपाल के एक राजा हुआ करते थे, राजा जयप्रकाश मल्ल, जो हर रात अपने महल से बाहर निकलते थे एंड एक जगह पे जाके माँ तालेजू, जो वहाँ की देवी है, माँ तालेजू जो माँ दुर्गा का रूप कहा जाता है जिन्हें नेपाल में, माँ तालेजू हर रात उनके साथ एक गेम खेलने आती थी जिसका नाम है त्रिपासा। त्रिपासा एक गेम हुआ करता था उस टाइम पे, जो मतलब महाभारत में भी खेला गया है। त्रिपासा हर रात को खेलते हुए माँ तालेजू और जयप्रकाश मल्ल आपस में बात करते थे, संसार की बात करते थे, यूनिवर्सल यूनिवर्सल चीज़ों की बात करते थे। गाँव में क्या कैसे चल रहा है, समृद्धि रिद्धि सिद्धि, उनकी गाँव की रक्षा करती थी माँ तालेजू माता। सबसे पहले तो इस चीज़ के बारे में नेपाल में अगर हम जाए, 2 कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध है, यानी बहुत पॉपुलर है 2 कहानियाँ। सबसे पहली कहानी ये है, एवरी नाइट जब माँ तालेजू उनके साथ त्रिपासा खेलने आती थी, तो ये चीज़ है ना, गाँव में वालों को किसी को पता नहीं था, ना माँ तालेजू किसी को, क्योंकि वो तो एक गॉड है, गॉडेस है ना, वो किसी को बता नहीं सकती। एंड राजा मल्ला भी ये चीज़ किसी को नहीं बता सकते थे, वरना माँ नाराज़ हो जाती उनसे। माँ ने ही उनसे कह रखा था कि अगर तुम ये चीज़ बताओगे तो लोग मुझे मानते हैं, मेरी पूजा करते हैं, अगर ये किसी को पता चली तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा और लोग मुझ पर से भरोसा उठा देंगे। कुछ तो ऐसी कमी रही होगी, कुछ तो ऐसी बात रही होगी कि माँ तालेजू सिर्फ राजा मल्ला के साथ खेलने आती थी। जो जयप्रकाश मल्ल थे, वो हर रात अपने महल से निकल के उनके साथ सिर्फ त्रिपासा खेलने जाते थे। तो रानी को ये बात पसंद नहीं आती थी कि जब माँ तालेजू राजा मल्ला के साथ हर रात त्रिपासा खेलने आया करती थी, तो राजा मल्ला हर रात अपने घर से निकल जाते थे, अपने महल से, और माँ तालेजू के साथ खेलने जाया करते थे। सो जब ये चीज़ रानी को बुरी लगी कि वो उन्होंने पूछने की कोशिश की, तो राजा मल्ला ने उन्हें एक बहाना दे दिया कि मैं अटन पर निकलता हूँ, देशाटन पर, अपने शहर के अटन पर निकलता हूँ कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। पर उनकी बीवी को फिर भी उन पर शक हुआ, तो एक रात उन्होंने उनका पीछा किया। पीछा करने पर उन्होंने एक दिन अचानक उस जगह पर पहुँच के वो दरवाज़ा खोल दिया, और सडनली माँ तालेजू ने उनकी बीवी को देखकर वहाँ से गायब हो गई। राजा मल्ला को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने अपनी बीवी को काफ़ी चिल्लाया, सुनाया, भला बुरा कहा,
बट फिर भी राजा मल्ला माँ तालीजू को वापस बुला नहीं सके। काफ़ी मिन्नतों के बाद, काफ़ी मन्नतें करके, पूजा करके, उनकी क्षमा याचना करके, उनसे माफ़ी माँग के, उनकी पूजा करके, वर्शिप करके, उन्होंने उनसे वरदान माँगा कि मैं आपके साथ फिर से खेलना चाहता हूँ, मैं आपसे फिर से मिलना चाहता हूँ। अगर आप नहीं आई तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है। ऑब्वियसली राजा मल्ला बहुत दुखी हुए उस चीज़ पे, उन्होंने वर्शिप की। तो एक रात माँ उनके सपनों में आके ये कहती है कि अब मैं अपने नारी रूप में वापस कभी नहीं आऊँगी, क्योंकि तुम्हारी वाइफ़ को ये चीज़ पता चल चुकी है। सो अब मैं तुम्हें नेवारी कम्युनिटी के बच्ची के रूप में मिलूँगी। नेवारी कम्युनिटी एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी होती है जो लॉर्ड बुद्धा को मानती है। भूटान या नेपाल दोनों में से कहीं के भी हो सकते हैं। नेवारी कम्युनिटी एक अलग टाइप की कम्युनिटी होती है। अब आप बुद्धिस्ट सुनने से ये मत समझ लेना कि बुद्धिस्ट यानी वो जय भीम या फिर बी आर अम्बेडकर की वो क्रांतिकारी वाली वो सब होगी, नहीं। बुद्धिस्ट कम्युनिटी बहुत अलग टाइप का कम्युनिटी होती है। मैं सबसे पहले तो मैं शेड्यूल कास्ट, एस सी एस टी कास्ट, जय भीम कास्ट को मैं माफ़ी मांगता हूँ कि अगर कुछ गलत बोला हो तो भाई तुम भी मुझे माफ़ कर देना। एंड सबसे पहले तो बुद्धिस्ट कम्युनिटी बहुत अलग टाइप की कम्युनिटी होती है। जस्ट लाइक मैं जब नेपाल गया था, मैं खुद जब नेपाल गया था तो मैं पशुपति, एक्चुअली मैं उस टाइम मुझे पता नहीं था कि कुमारी मंदिर, कुमारी देवी एंड माँ तालीजू का क्या रहस्य है। बट जब मैं पशुपतिनाथ मंदिर गया तो वहाँ पे मेरी एक गुरु से पहचान हुई, उनसे बातचीत हुई एंड उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि यहाँ पे ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, तो तुम काठमांडू में जाके एक बार दर्शन करके ज़रूर आना। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे पता चला कि ये लड़कियाँ सेलेक्ट की जाती है सिर्फ नेवारी कम्युनिटी की। तो उस कम्युनिटी की कुछ अलग खासियत है, उनकी कुछ अलग प्रथा है जो हम नेक्स्ट वीडियो में, उसके अगली वीडियो में बात करेंगे। दूसरी कहानी एक ये भी वहाँ पे पॉपुलर है काफ़ी कि जो राजा थे वहाँ के, वो एक टाइम पे जब उन्हें पता चला कि कोई लड़की पॉसेस्ड है, कि उसके अंदर माँ दुर्गा का रूप आया या फिर ऐसा कुछ, वो लड़की पॉसेस्ड हो चुकी है। जस्ट लाइक भूत पॉसेस, घोस्ट पॉसेस्ड होते हैं, इविल पॉसेस्ड होते हैं, तो वो इविल पॉसेस नहीं थी, बट उस गांव वालों को इतना डर लगता था उस लड़की से। वो एक छोटी सी 4-5 साल की बच्ची, तो राजा ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया, उसे और उसकी फैमिली को। जब ये बात उनकी रानी को पता चली तो उनकी रानी ने राजा से उन्हें माफ़ी मांगने के लिए और गाँव में वापस लाने के लिए कहा। तो जब उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें पता चला कि उनके अंदर माँ तालेजू का रूप है, तो वो उन्हें गांव में वापस ले आए और उसके बाद से ये प्रथा शुरू हुई, यानी ये ट्रेडिशन कुमारी सेलेक्ट करना, ये प्रथा शुरू हुई। अब कुमारी जो है, कुमारी काफ़ी टाइप्स की होती है। पूरे नेपाल में 50 से ऊपर कुमारियाँ सेलेक्ट की जाती है, बट सबसे जो ज़्यादा मान्यता और वर्शिप वाली कुमारी है, मतलब जिसके लिए सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअलनेस और सबसे ज़्यादा वर्शिप होती है, वो काठमांडू की कुमारी देवी है, जिनका एक खुद का कुमारी मंदिर है। बाकी कुमारियाँ अपने फैमिली के साथ, सिलेक्शन के बाद अपने फैमिली के साथ रह सकती हैं, बट ये जो काठमांडू की कुमारी देवी होती है, वो अपने फैमिली के साथ नहीं रह सकती, वो अपने दोस्तों के साथ बात नहीं कर सकती, यहाँ तक कि वो अपने भक्तों के साथ भी बात नहीं कर सकती। जो डिवोटीज़ हैं, वो अगर आ रहे हैं उन्हें वर्शिप करने, उनके दर्शन लेने, उनकी आराधना करने, तो वो उनके साथ बात नहीं कर सकती। शी जस्ट हैव टू शो हर एक्सप्रेशंस एंड नथिंग एल्स। वो ना आशीर्वाद दे सकती है, ना कुछ बोल सकती है, ना हाथ उठा सकती है। उन्हें उस मंदिर में सिर्फ अपनी केयर टेकर्स, यानी उनके जो मंदिर के जो देखभाल कर्मचारी हैं, उनके साथ ही रहना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने कर्मचारियों से बात कर सकती है। हालांकि आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने ये रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर दी है, क्योंकि जब प्रोटेस्ट हुआ था नेपाल में, ह्यूमन राइट्स रिवॉल्यूशन वालों ने जब प्रोटेस्ट किया था नेपाल में कि एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा क्यों करा जा रहा है, लाइक उनका भी एक हिसाब से गलत पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था कि एक छोटी सी बच्ची को आप उस, मतलब एक नो मैच्योरिटी एज में आप उस चाल ढाल में ढाल रहे हो, जो चीज़ उसने कभी सोची भी नहीं होगी, सुनी भी नहीं होगी। ओके, व्हाट द थिंग इज, ये एक छोटी सी बच्ची है, सडनली आपने उसको सेलेक्ट किया, शी सेलेक्टेड फॉर दिस कुमारी, एंड जस्ट लाइक कि ना वो बोल सकती है, ना अपने मन का कुछ खा सकती है, पी सकती है, ना वो अपने मन के कपड़े पहन सकती है, बस उन्हें लाल कपड़ों में ही रहना होता है। क्या वो लड़कियां जो चुनी जाती है, जो काठमांडू की कुमारी देवी चुनी जाती है, तो क्या वो रिप्लेस नहीं होती, क्या वो बड़ी नहीं होती? और जब वो बड़ी होती है तो उनके साथ क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सिलेक्शन और प्रोसेस की बात करेंगे कि हाउ डज दे गेट सेलेक्टेड। ओके, सो सिलेक्शन की प्रोसेस कुछ अलग तरह की है। देखो कि एक लड़की जिसे 5 to 6 गुरुज अपने साथ बैठाते हैं, सडनली उसे अपने घर से ले जाया जाता है सेलेक्ट होने के बाद, एंड उसके साथ कुछ होता है, वहाँ पे वर्शिप होती है उसकी, एंड गुरुज के सामने अचानक से उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि वो सोचने लगती कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं इतनी ताकतवर क्यों फील कर रही हूँ, और व्हाट इज दिस हैपनिंग विद मी। जो उस मंदिर के जो प्रॉपर प्रीस्ट होते हैं वो करते हैं। तो उन लोगों को ये पता कैसे चलता है कि ये वही लड़की है जिसे हमें सेलेक्ट करना है, या फिर
जिसके अंदर माँ तालेजू का रूप है या फिर माँ तालेजू जिसके अंदर वास करेंगी। सो सिलेक्शन का प्रोसेस कुछ ऐसा है, मंदिर में जब उनकी स्थापना की जाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके कुछ ऐसे सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं जो सुन के कोई भी डर जाएगा। यानी एक छोटी सी उम्र की बच्ची को कुछ ऐसे टेस्ट देने पड़ते हैं लाइक जो कोई सोच भी नहीं सकता, अपनी मैच्योर टीनेज एज में भी नहीं सोच सकता। सबसे पहले तो वो बच्ची 3 से 5 साल के बीच की होनी चाहिए। सेकंड कि उसकी हरकतें नॉर्मल बच्चों से अलग होनी चाहिए। लाइक जब नॉर्मल बच्चे जिस उम्र में खेलते हैं तो वो लड़की शांत होनी चाहिए। उन लड़कियों में डर नहीं होना चाहिए, यानी वो लड़कियां फियरलेस होनी चाहिए। डर की परिभाषा उन्हें पता ही नहीं चलनी चाहिए। ऑब्वियसली इस उम्र में तो किसी को पता होता ही नहीं कि डर क्या होता है, बस लगता है बच्चियों को, बट उनको वो भी नहीं होना चाहिए। तीसरा ये था कि उनकी आंखें और बाल एकदम ब्लैक होने चाहिए, मतलब आंखें एकदम बड़ी और सुंदर होनी चाहिए, बाल एकदम बड़े और जटीले होने चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फोर्थ ये होता है कि फेस का कलर उनका एकदम ब्राइट रहना चाहिए, गोरा रहना चाहिए, थोड़ा बहुत सांवलापन ठीक है बट गोरा एकदम। बट उनके शरीर पे कोई निशान या फेस पे कोई निशान नहीं होना चाहिए। एंड सबसे लास्ट ये कि उनके दूध के दांत होने चाहिए, मतलब उनके जो दूध के दांत है, मिल्क टीथ्स, वो अभी भी होने चाहिए, तभी वो लड़की सेलेक्ट होती है। ये सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि एक लड़की के ऊपर इतने सारे टेस्ट होते हैं एंड उसकी फैमिली इस चीज़ से इनकार नहीं करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेपाली ट्रेडिशन, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिवोटीज हु वर्शिप माँ तालेजू। एंड वो जो गुरु संत हैं वहाँ के 5 to 6 जो गुरु संत हैं, वो लोग इस चीज़ को लेके इतना सीरियस हो जाते हैं कि मतलब वो लड़की अगर सेलेक्ट हो चुकी है तो भाई मतलब नथिंग, देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर दैट गर्ल कि वो वापस अपनी पुरानी लाइफ या फिर अपनी पुरानी ज़िंदगी जी सके। उसके आगे इतनी सारे सिलेक्शन प्रोसेस है, लाइक जो सुन के है ना इंसान एक बार के लिए सोचने लगा कि हाँ यार अगर ये मेरी बच्ची के साथ हो तो मैं शायद कभी ऐसा होने ही ना दूँ। सॉरी फॉर दिस वर्ड्स, सॉरी फॉर दिस सेंटेंस, बट लिटरली यार ऐसा उनकी पढ़ाई रुकवा के, उनकी खेल कूद मस्ती, उनकी बचपन रुकवा के, उनकी जो मेन ग्रोइंग एज होती है, जिस एज में बच्चों को सब कुछ समझ में आता है, वो एज की सारी चीज़ें रुकवा के मैं उसको एक मंदिर में बैठा दूँ जहाँ लोग दिया बत्ती लेके उसकी आरती आराधना करें, तो आई वुड नॉट लाइक टू डू दिस। उनके बॉडी सिलेक्शंस के बाद उनके अंदर 32 गुण देखे जाते हैं एंड नॉर्मली तो लोगों के अंदर 36 गुण होते हैं, बट उस कुमारी में 32 गुण देखे जाते हैं। 32 गुण पूरे प्रॉपर मिलने के बाद उनकी कुंडली राजा से मिलाई जाती है, जो एट दैट टाइम प्रेजेंट राजा है नेपाल का, उनके साथ मिलाई जाती है, या फिर राजा जयप्रकाश मल्ला के साथ मिलाई जाती है, जिनके साथ माँ तालेजू हर रात को त्रिपासा खेलने आया करती थी। और एक भयंकर प्रोसेस होता है, एक डरावना प्रोसेस होता है, जिसमें विजयदशमी की रात को एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें 108 भैंसों को बलि दिया जाता है एंड उन्हें एक रूट पे रखा जाता है और उस कुमारी को उस रूट पे चलना होता है। यानी वो रूट जो है, वो पाथ जो है, उस पे उनकी सिर्फ बॉडीज, ब्लड, फ्लैश, हड्डियाँ होंगी, उसके ऊपर उस कुमारी को चलना पड़ता है बिना डरे, फियरलेसली उन्हें वॉक करना पड़ता है उस पाथ पे। अगर वो वहाँ पे क्वालिफाई हो जाती है तो उसके बाद उनका एक और टेस्ट होता है जहाँ उन्हें एक बंद कमरे में रखा जाता है, जहाँ पे उन 108 बलि दिए गए जानवरों के हेड स्कल्स और खून, फ्लैश वगैरह होता है, जहाँ पे एक रात उन्हें अकेले बितानी पड़ती है, एक पूरी रात उन्हें अकेले निकालनी पड़ती है, बिना डरे, बिना रोए, बिना चीखे चिल्लाए। अगर वो ये भी क्वालिफाई कर जाती है तो वो अगले प्रोसेस के लिए तैयार हुई। चयन की हुई कुमारी देवी को एक्स कुमारी, जो अभी जिसको उनके साथ रिप्लेस किया गया है, उनके पुराने वस्त्र, जेवर और भी श्रृंगार की चीज़ें पहचाननी पड़ती है। अगर यहाँ पे लाइन में 4 कुमारी ये सारे टेस्ट क्वालिफाई कर रही है एंड लास्ट टेस्ट में अगर उनमें से किसी एक ने ही अपनी एक्स कुमारी के जेवर, आभूषण और उनके श्रृंगार की चीज़ें पहचान ली, तो वो कुमारी सेलेक्ट की जाती है माँ तालेजू के रूप में। ये कहा जाता है कि उनके अंदर ही माँ तालेजू का रूप है, उनके अंदर वास है माँ दुर्गा का, और अब डिवोटीज उन्हें पूजना शुरू करते हैं। सेकेंडली ये होता है भाई कि उन्हें चलने नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर रास्ते पे चलते हुए अगर उनके पैरों में कांटा लग गया या कुछ भी, लाइक जैसे कुछ कचरा लग गया XYZ, तो वो इम्प्योर मानी जाती है वहाँ पे। तो उन्हें जहाँ भी ले जाया जाता है
वो सिर्फ गोद में उठा के लाया जाता है या फिर पालकी में लेके जाया जाता है। ये सारी सिलेक्शन प्रक्रिया खत्म करने के बाद उन्हें कुमारी घर में शिफ्ट किया जाता है। कुमारी घर वही जो काठमांडू का एक प्रॉपर कुमारी देवी मंदिर है, उस घर में उन्हें शिफ्ट किया जाता है। वहाँ पे डिवोटीज आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके साथ बात तो कर नहीं सकते बट उनसे मन की बात, वो लोग कहते हैं कि वो कुमारी मन की बात समझती है। सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर उसके अंदर एक माँ की आत्मा आ भी जाती है, माँ का रूप आ भी जाता है, तो किस तरीके से वो लोगों को देख के उनकी मन की बात समझती है, ये उनके फेस एक्सप्रेशंस पे डिपेंड करता है, जो नेपाली ट्रेडिशन में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है कि अगर कुमारी का फेस एक्सप्रेशन नॉर्मल सीरियस एक्सप्रेशन है तो आप ठीक हो, मतलब आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ जो होगा सब अच्छा होगा। अगर कुमारी देवी का फेस एक्सप्रेशन रोने जैसा है तो यानी आपके घर में किसी की डेथ होने वाली है। अगर कुमारी देवी का एक्सप्रेशन हँसने जैसा है तो ठीक है, यू आर ओके विद इट, आपके लाइफ में खुशहाली आने वाली है, गुड न्यूज़ आने वाली है। और अगर कुमारी देवी गुस्से में है तो या तो आप कुछ पाप करके आए हो, या तो आप इम्प्योर हो, या तो आपने कुछ ऐसा गलत किया है जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो सिर्फ अपने कुमारी घर के कर्मचारियों से और नौकरों से यानी उनके केयर टेकरों से बात कर सकती है। हर दिन केयर टेकर उनका श्रृंगार, उन्हें नहलाना धुलाना, उन्हें खिलाना पिलाना, ये सारा काम कुमारी घर के कर्मचारियों का होता है वहाँ पर। उन्हें शूज़ नहीं पहनने दिया जाता है, उन्हें लाल कपड़े ही पहनने दिए जाते हैं, उन्हें किसी से बात नहीं करने दिया जाता है, उन्हें अपनी उम्र की लड़कियों की तरह जीने नहीं दिया जाता है, उन्हें अपनी उम्र की लड़कियों की तरह खेलने नहीं दिया जाता है। दे कुडंट लाफ, दे कुडंट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, इमोशंस, वो ज़ोर से बात नहीं कर सकती, वो चिल्ला नहीं सकती, अगर कोई चीज़ उन्हें बुरी भी लग रही है तो वो उस चीज़ को बता नहीं सकती। लाइक उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस होते हैं इस 21st सेंचुरी में भी। माना कि डिवोटीज़ मानते हैं इस चीज़ को। जब मैं गया था ना पशुपतिनाथ के बाद, जब मैंने वहाँ का दौरा किया, लिटरली मैं उन्हें देख के काफ़ी शॉक हो गया, क्योंकि मेरे सामने एक 7.5 साल की बच्ची थी जो सिर्फ मुझे देखे जा रही थी। मैं उन्हें देख रहा था, मुझे पहले समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की बट इतनी डरावनी टाइप, उनके यहाँ तक काजल और ये सब थे, तो मैं काफ़ी डर गया और मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चुपचाप निकल गया। बट जब मैंने वहाँ बाहर आके 1 डेढ़ घंटे किसी प्रीस्ट के साथ उनकी कहानियाँ सुननी शुरू की, तो मुझे लगा कि यार, कुमारी घर में शिफ्ट होने के बाद सबसे पहले उनके साथ काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि जो डिवोटीज़ हैं वो उनसे बात नहीं कर सकते, कुमारी देवी भी किसी से, कुमारी भी किसी से बात नहीं कर सकती, एंड कोई उनका नाम नहीं ले सकता। लाइक अगर XYZ उसका नाम है तो नोबडी कैन टेक हर नेम, नॉट इवन हर फैमिली मेम्बर्स। उसके माता पिता भी उसका नाम नहीं ले सकते, उन्हें सिर्फ कुमारी कह के ही बुलाया जा सकता है। और उसके बाद जो है उन्हें कहीं पे भी चलने नहीं दिया जाता सालों तक, जब तक वो एक कुमारी के रूप में वहाँ पर रहती हैं कुमारी घर में, तब तक उन्हें चलने नहीं दिया जाता है। कि साल में उन्हें सिर्फ कुमारी देवियों को 10 से 12 दिन बाहर निकलने दिया जाता है, वो भी गोद में उठा के लेके जाते हैं क्योंकि वो चल नहीं सकती। तो साल में 10-12 दिन में भी वो कैसे दिन होते हैं, ट्रेडिशंस से बात कर सकती है, बट उतना भी नहीं, नॉर्मली हाँ हूँ, थोड़ा रिप्लाई ऐसा कुछ कर सकती हैं। बट एक टाइम था ऐसा कि उन्हें बात भी नहीं करने दिया जाता था, उनके मुँह से एक हूँ करके वर्ड भी नहीं निकल सकता है, हाँ या ना कुछ नहीं बोल सकती हैं। जब तक कुमारी घर बंद नहीं होता तब तक उनके मुँह से कोई वर्ड नहीं निकलेगा। जब उनके कर्मचारी आएँगे, उन्हें खिलाएँगे, तब अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है या उनके अंदर कोई बात है तो वो बोल सकती है, वरना दे आर नॉट इवन अलाउड टू स्पीक। तो माँ तालीजू को मेरा नमस्कार है, शत शत नमन है सारे भगवान को। नेपाल में काफ़ी सारे मंदिर हैं, नेपाल काफ़ी ट्रेडिशनल जगह है और बहुत अच्छी जगह है, जाना चाहिए घूमने के लिए। एंड काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें हैं। एक ज्योतिर्लिंग भी है महादेव का, पशुपतिनाथ, जो काफ़ी बड़ा ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे भी जाना चाहिए लोगों को। सो आई विश ब्यूटीफुल आईज हैव ब्यूटीफुल हेयर्स। बट एक नॉर्मल डिवोटी जब जाता है, स्पिरिचुअल डिवोटी, तो उन्हें सिर्फ ये दिखता है कि वो हमारी भगवान है, वो हमारी देवी है, वो हमारी माता है, उनके अंदर माँ तालेजू का रूप है, वास है, उनके अंदर माँ दुर्गा है, एंड हमें उन्हें नमन करना चाहिए। सो थैंक यू इन सारी चीज़ों को इतना टॉलरेट करने के लिए। एंड नेपाली ट्रेडिशन एंड जो मैंने बीच में लॉर्ड बुद्धा ट्रेडिशन के बारे में बात की, उन लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ भाई, गाली गलौज नहीं करना। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। और काफ़ी चीज़ें लेके आएंगे, यूनिवर्सल फैक्ट्स, ट्रेडिशनल फैक्ट्स, स्पिरिचुअल फैक्ट्स, एंड काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। तब तक के लिए